नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर भाग्यश्री अभी किसी शख्स से मिलने के लिए आती है और उस शख्स से अब वो यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा की लैब के बारे में बताती है कि उन्हें वहाँ पर एक पेड़ दिखाई दिया था। तो अब इसे सुनकर वो शख्स कहता है तो इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। अब वो एक बहुत ही बड़ी तबाही लेकर आएगी। तुम ऐसा करो, हमारी जो पुरानी महारानी है उसे और अवंतिका को इन दोनों को अब अपनी जिम्मेदारी को लेना ही होगा। उन्हें सब कुछ बताना होगा। इस बात पर अब भाग्यश्री ने कहा ठीक है, अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ और हाँ, मल्होत्रा हाउस जाते ही मैं सबसे पहले वही काम करूँगी जो आपने मुझे कहा था। बस उसके लिए मुझे सबसे पहले आपसे बात करनी थी। ये कहते हुए ही वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अनिका उन्हें ढूंढते हुए ही वो अभी उसी शख्स से टकरा जाती है। सामने अनिका को देखकर अब ये शख्स अपने शॉल से अब अपने चेहरे को ढककर कहते हैं, बेटी थोड़ा सा संभल कर, खतरा सिर पर आ चुका है। अब आपको चौकन्ना रहना चाहिए। क्योंकि अनिका जब इस शख्स से टकराई थी तो अनिका इस शख्स के चेहरे को नहीं देख पाई थी, क्योंकि उससे पहले ही शख्स ने अपने चेहरे को अच्छी तरह से कवर कर लिया था। लेकिन वो यहाँ पर भी उसके मन में जो बात आ रही थी वो उससे अनिका को अवेयर करना चाहता था। इधर इस अनजान शख्स की ये बात सुनते ही अनिका हैरानी से बस उस शख्स को ही देख रही थी और कहती है, कौन है आप और आप ये सब क्या कह रहे हैं? अनिका किस बात पर अब वो शख्स कहता है, मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है बेटी, इस वक्त आपके पति को आपकी जरूरत है। इस बार का टारगेट रामनगर का किला या फिर राजमहल तो सिर्फ एक आप सब लोगों को डिस्ट्रैक्शन करने के लिए था। असली खतरा तो पेरिस मैनेजमेंट कॉलेज में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस किले को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी षड्यंत्र रचा गया या फिर राजमहल को मद्देनजर रख के जो भी षड्यंत्र रचे गए वो सब सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को अपने रास्ते से भटकाने के लिए है। इसलिए तुम्हें अपने पति की रक्षा करनी चाहिए। ये कहते हुए वो शख्स अब वहाँ से चला जाता है। तो वहीं उसका शख्स के जाते हुए जब वो शख्स जा रहा था तो अनिका बस उसे जाता हुआ ही देख रही थी और अनिका के चेहरे पर अब एक टेंशन साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि रोहित का नाम सुनते ही अब अनिका एक बार फिर से रोहित की सेफ्टी को लेकर घबरा गई थी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अनिका को जो रोहित के बारे में जो कुछ ख्याल आ रहे थे उसे वो पहले ही रोहित को लेकर काफी घबराई हुई थी, लेकिन अब तो उसको रोहित की सेफ्टी को लेकर डर लगने लगा था। वैसे अनिका किसी भी चीज से नहीं डरती थी, लेकिन जहाँ पर बात उसकी फैमिली की आती है वहाँ पर वो एकदम से घबरा जाती थी। इसलिए वो अब यहाँ पर घाट पर ही थी कि तभी उसकी नज़र अब यहाँ पर आसमान में उड़ रहे जियंट ईगल पर जाती है। उस जियंट ईगल को देखकर तो अनिका अब जल्दी से फिर से अपने फेस को कवर कर लेती है और वो उस जगह से निकलकर एक ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर कोई भी ना हो, जहाँ पर कोई भी उसे देख ना पाए। और जैसे ही उसे यहाँ पर एक ऐसी जगह मिली तो वहाँ पर खड़ी होकर अब फिर से कुछ अजीब सी आवाज़ें लगाने लगती है ताकि उसी आवाज़ों को सुनकर वो जियंट ईगल अनिका के पास आ सके। इधर अनिका को ये आवाज़ें निकालते हुए जस्ट कुछ ही समय हुआ था कि कुछ ही देर में वो जियंट ईगल उड़ते हुए ही अनिका के ही पास आ जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर वो जियंट ईगल अनिका के पास आकर रुकता है तो वहीं अनिका भी अब अपने हाथ को उसके पंजे में फंसा देती है और वो यहाँ पर इस जियंट ईगल के साथ उड़ने के लिए रेडी हो जाती है। अनिका ने अब यहाँ पर उसे कह दिया था कि उसे कहाँ पर जाना है और कुछ ही देर में यहाँ पर वो जियंट ईगल अब अनिका को लेकर आसमान में उड़ जाता है। अनिका आसमान में थी और कुछ ही देर में अनिका अब अपने ऑटोमेटिक चॉपर के पास आकर अब उसे वहाँ पर
उस ऑटोमेटिक चॉपर में आकर बैठ जाती है और अब वो वहाँ से सीधा ही पेरिस के लिए निकल जाती है, क्योंकि अब इस शख्स की बातों को सुनकर अब अनिका को इतना तो पता लग गया था, ये शख्स चाहे जो कोई भी क्यों ना हो था, लेकिन ये उनके हित के लिए ही था। ये उन्हें बस सावधान रहने के लिए कह रहा था। इसलिए अनिका के मन में बहुत से सवाल थे, जैसे कि वो शख्स कौन था और उसे इतना कुछ कैसे पता था, वो क्यों उसने ये सब क्यों कहा, क्या सच में वो उनके भले के लिए ही था, और उस शख्स को इन सब बातों के बारे में कैसे पता। जहां एक तरफ अनिका अपनी ही सोच में थी, तो वहीं दूसरी तरफ भाग्यश्री भी अब वहां से निकल जाती है। इससे पहले कि अरुण उसे कोई यहाँ पर देखता, वो यहाँ से जाना चाहती थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में अपने रूम में बैठे हुए किंग की नज़र अब यहाँ पर सामने की स्क्रीन पर ही थी। तो वहीं उसके पीछे एक तरफ अनंता खड़ी थी, तो दूसरी तरफ वहाँ पर अवंतिका खड़ी थी। वो दोनों ही बस किंग के साथ सामने की स्क्रीन को ही देख रहे थे। ये सब देखकर तो अब अनंता कहती है, ये चारों अभी भी कैसे जिंदा हो सकते हैं? ये चारों तो मर गए थे ना, तो फिर ये यहाँ पर? अब उसकी इस बात को सुनकर अवंतिका कहती है, ये सभी इंसान नहीं रहे महारानी। इनका शरीर भले ही इंसानों के जैसे नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से ये सभी अभी जानवर बन चुके हैं, क्योंकि इनके मरने के बाद हमारे दुश्मनों ने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। इतना मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। रोहित को अब इन सभी के साथ ही इंसानों की तरह फाइट नहीं, बल्कि उन्हें जानवर समझकर उन सभी के साथ लड़ना होगा, क्योंकि ये कोई जानवर नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, ये जानवर हैं। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, किंग क्या हमें उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर जाना चाहिए? क्योंकि देखो ना, वो सब अब जानवर बनकर हमारे रोहित के साथ लड़ेंगे। इस बात पर अब किंग अपनी चेयर से उठकर कहते हैं, हम तीनों को वहाँ पर जाना ही होगा, क्योंकि अब हम लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन इन सभी के लिए नहीं, बल्कि उस अनजाने खतरे से आप दोनों बल्कि उस अनजाने खतरे से बचने के लिए, क्योंकि इन सब के लिए तो रोहित इनफ है। इसलिए आप दोनों जल्दी से अपनी फाइटिंग आउटफिट को पहन लीजिए, और अनंता, उन सभी को आपकी ज़रूरत होगी। इस बात पर अब यहाँ पर अनंता ने कहा, ठीक है, और ये कहते हुए वो दोनों ही वहाँ से अब चली जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ आयशा मारवा से कहती है, बताओ आयशा, क्या बात है आयशा, तुम इस तरह से खामोश क्यों हो? तुम कुछ बताना चाहती थी ना? देखो आयशा, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे बोलने का। स्वाति की इस बात पर अब आयशा ने कहा, क्या तुम जानती हो स्वाति कि मैं किंग की बेटी हूँ? क्या तुम पहले भी इस बात को जानती थी? प्लीज स्वाति, देखो मैं जो भी पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। आयशा की इस बात का जवाब देते हुए अब स्वाति ने कहा, हाँ आयशा, मैं जानती थी। जिस दिन रोहित इस दुनिया में आया था, जिस दिन तुमने उसे जन्म दिया, तो उसी वक्त मुझे पता चला था कि तुम किंग की बेटी हो। वैसे धनंजय, करण और अंजलि तुम्हारी बहुत ही तारीफ करते थे। मैंने हमेशा ही इन तीनों के मुंह से तुम्हारी बहुत सारी तारीफें सुनी थी। वैसे मैंने तो तुम्हें अच्छी तरह से देखा है, लेकिन तुम तो मुझे बहुत कम बार ही देख पाई हो। इस बात पर अब आयशा ने कहा, हाँ, तुम राजमहल में भी थी। हाँ, अब जब रोहित का जन्म हुआ था तब मैंने तुम्हें राजमहल में देखा था। आयशा की इस बात पर अब स्वाति के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और वो अब कहती है, तुम्हें उस वक्त हाईली मेडिसिन पर रखा हुआ था। इसलिए तुम्हें मैं इतनी याद नहीं हूँ, बट इट्स ओके। ये सुनते ही आयशा ने कहा, लोगों से सुना था कि तुम्हारी बेटी अनिका बस बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है। सालों बाद उसे जब देखा था तो उसे सच में पहचान ही नहीं पाई थी, क्योंकि क्या है ना कि मैं ज़्यादा तुम्हें देख नहीं पाई। मारवा हाउस छोड़ने के बाद मैंने सभी से कोई भी वास्ता नहीं रखा था स्वाति। अपने गार्डन के वो पौधे जिनके फूल मेरे लिए रोहित लेकर आता था। इस बात पर अब स्वाति ने कहा, मैं समझ सकती हूँ आयशा कि तुम उस समय कौन से फेज से गुजर रही थी, लेकिन आयशा, वो 16 साल पहले उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था?
क्या तुम मुझे वो सब बातें बता सकती हो कि आखिर वो करना क्या चाहते थे। इस बात पर अब आयशा मारवा अब अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वो अब अपने कमरे के विंडो के पास जाकर कहती है, वो लोग मेरे से आयशा के बारे में जानना चाहते थे। अब आयशा की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा हैरान होकर कहती है, क्या क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है कि वो तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहे थे। इस बात पर अब आयशा ने कहा, सच कहूँ तो उस वक्त तक मैं समझ चुकी थी कि उन लोगों को जरूर कोई ऐसी गलतफहमी हुई है, क्योंकि मेरे बार बार कहने पर भी उन लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ही आयशा हूँ। वो लोग आयशा के बारे में ही पूछ रहे थे। मैंने उन्हें कितनी बार कहा कि मैं आयशा हूँ, लेकिन वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। आयशा की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा ने कहा, हाउ इज दिस पॉसिबल आयशा? मेरा मतलब है कि मिस्टर देवराज गुलेरिया और धर्मराज मारवा, उन दोनों को ही तुम्हें लेकर सारा का सारा सच पता था। वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि तुम किंग की बेटी हो। सच कहूँ तो मेरे मन में हमेशा से ही यही सवाल था कि क्या उन दोनों ने इस बात को डिस्क्लोज क्यों नहीं किया, क्योंकि जब वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे तो फिर भी उन्हीं के लोग तुमसे ये सब क्यों पूछ रहे थे। इसका सीधा सीधा मतलब तो ये है ना कि उन दोनों ने अपनी टीम के लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ था। स्वाति की इस बात पर अब आयशा मारवा ने कहा, हो सकता है स्वाति, उन दोनों का कोई हिडन एजेंडा हो सकता है, क्योंकि वो लोग जब एक ही ग्रुप में काम कर रहे थे तो उन्हें बताना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताया तो शायद इसके पीछे उनकी कोई दूसरी बात हो। ये सुनते ही अब स्वाति भी अब अपनी सोच में चली जाती है और वो अब अपने मन में कहती है, वैसे देखा जाए तो बात तो बिल्कुल सही ही है। हो सकता है कि उन लोगों का कोई और ही मोटिव हो, शायद इसीलिए उन्होंने सर जी तक ये बात ना पहुंचाई हो। स्वाति और आयशा यहाँ अभी अपनी बातें धीरे धीरे शुरू कर ही रही थी कि तभी उस रूम का दरवाजा अब नॉक होने लगता है। दरवाजे के नॉक की आवाज को सुनते ही अब यहाँ पर स्वाति ने कहा, मैं देखती हूँ आयशा। और ये कहते हुए ही वो जब दरवाजे को खोलती है तो यहाँ पर आकांक्षा खड़ी हुई थी। किंग की स्टैचू आकांक्षा को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा ने कहा, क्या हुआ है? तुम यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि तुम्हें तो अभी उनके साथ ही होना चाहिए था ना, मैंने जैसा तुम्हें कहा था। इस बात पर अब आकांक्षा कहती है, आप अभी मेरे साथ चलिए, इस वक्त आपका मेरे साथ चलना बहुत ही जरूरी है। आकांक्षा की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा पीछे मुड़ती है, क्योंकि स्वाति को पता था कि यहाँ पर आयशा जो उसे अपने दिल की बात बताने वाली थी, वो राज जो वो आज तक किसी को बता नहीं पाई। लेकिन क्योंकि आकांक्षा की बात को सुनकर अब यहाँ पर स्वाति को भी यहाँ से जाना था, क्योंकि पता नहीं कौन सी ऐसी इमरजेंसी आई थी जिसके लिए आकांक्षा उसे यहाँ पर बुलाने आई थी, क्योंकि स्वाति जानती थी कि आकांक्षा ऐसे ही बिना बात के तो उसे लेने के लिए नहीं आएगी। इसलिए स्वाति पीछे मुड़कर आयशा की तरफ देखती है और कहती है, आयशा 1 मिनट, मैं बस अभी आती हूँ। स्वाति की इस बात पर अब आयशा मारवा ने कहा, ठीक है स्वाति, तुम अपना काम कर लो, वो ज्यादा जरूरी है, हम बाद में बात करते हैं। ये सुनते ही अब स्वाति के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। तो इधर स्वाति अब आयशा के साथ अब आयशा मारवा के कमरे से बाहर आ जाती है, तो वहीं उनके सामने अब यहाँ पर ब्लैक कैट खड़ी थी। उसे देखकर अब स्वाति मल्होत्रा ने कहा, अनिका तुम यहाँ पर कब आई? और 1 मिनट, तुम यहाँ से गई कब? क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को तो अभी तक इसके बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। एक बार अगर तुम यहाँ से जाना ही चाहती थी तो एक बार कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करना था ना। वैसे मैंने सोचा था कि तुम्हारे बारे में मैं उस बुड्ढे से पूछूं, लेकिन तुम्हें उस खड़ूस के बारे में तो सब कुछ पता ही है ना, कि जब उसे कुछ भी पता चलता तो वो फिर पता नहीं क्या कहता। स्वाति की इस बात को सुनकर अब अवंतिका अब तक खामोश थी और वो अपनी आवाज को अब बदलते हुए ही कहती है, सबसे पहले आप अपनी जुबान को संभालिए। वो किंग मेकर हैं। आज अगर पीरामल रियासत इतनी सक्सेसफुली चल रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ किंग की वजह से ही चल रही हैं। मेक श्योर स्वाति मल्होत्रा, अगली बार जब भी आप किंग का नाम लें तो उसमें आदाब जरूर हो।
उनकी उनकी रिस्पेक्ट जरूर हो। और एक बात, इस वक्त आपकी ज़रूरत मेडिकल फ्लोर पर है। यहाँ पर अपना काम पूरा करने के बाद आप यहाँ से चली जाएंगी। और ये कहते हुए ही वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा के सामने जो यहाँ पर ब्लैक कैट की आउटफिट में थी वो कोई अनिका नहीं बल्कि वो रानी अवंतिका की थी। और जब रानी अवंतिका ने स्वाति के मुंह से किंग के लिए वो बूढ़े शब्द सुने तो वो यहाँ पर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि वो सच में किंग की बहुत ही रिस्पेक्ट करती थी। तो वहीं इस तरह से ब्लैक कैट को जाता हुआ देखकर स्वाति तो बस हैरानी से उसे जाते हुए ही देख रही थी कि आखिर ये सब क्या हुआ, क्योंकि अनिका के सामने तो न जाने वो किंग के बारे में कितनी ही बार ये सब कह चुकी थी, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो अनिका उसे ये सब कह रही है। और वो अपने मन में सोचती है, ये कौन थी, ये पक्का ये तो मैं 100% कह सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने इसे शुरू में देखा तो मुझे लगा कि इस ड्रेस में अनिका ही है, लेकिन अब इनकी बातों को सुनने के बाद तो मैं ये पक्का कह सकती हूँ कि ये अनिका तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे ऐसे कैसे कोई भी डांट कर जा सकता है। मैंने गलत क्या कहा है, क्योंकि वो बूढ़ा हमेशा ही काम ही ऐसे करता है। एक मिनट, कहीं ये इस आउटफिट के अंदर रानी अनंता तो नहीं थी ना? लेकिन आज से पहले तो इन्होंने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। यहाँ स्वाति अभी भी अपनी ही सोच में थी, क्योंकि जिस तरह से रानी अवंतिका उन्हें डांट कर गई थी वो तो अब यहाँ पर स्वाति के लिए बर्दाश्त कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। कि तभी अब यहाँ पर आकांक्षा ने स्वाति को कहीं खोया हुआ सा देखकर अब वो उसे कहती है, स्वाति हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस बात पर स्वाति भी अब अपने सेंस में आती है और वो कहती है, मैं यहाँ पर अपना काम करने के बाद आयशा के साथ थोड़ी देर के लिए रहना चाहूँगी, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगी। ये सुनते ही आकांक्षा ने कहा, आप हमारी कविन को यहाँ से लेकर नहीं जा सकती हैं, ये किंग का डिसीजन है। इस बात पर अब स्वाति ने कहा, मुझे आयशा से कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही अब आकांक्षा कहती है, आप उनसे जो भी बात करना चाहती हैं आप उनसे कर सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अपने साथ कहीं लेकर नहीं जा सकती, इस पैलेस से बाहर आप नहीं जा सकती उनके साथ। ये सुनते ही अब स्वाति अब उसके साथ मेडिकल फ्लोर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं इधर अपने रूम में खड़ी इधर आयशा बालकनी में जब सामने के नज़ारे को देखती है तो वो उसे देख कर कहती है, पानी अगर इस जगह ही ज़्यादा वक्त तक रुक जाए तो वो पानी भी सड़ जाता है। मेरे मन का पानी भी इसी तरह से सड़ गया है, क्योंकि पानी जब ज़्यादा समय तक एक जगह रहता है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। इसलिए मुझे अब अपने मन में बड़े इस गुबार को निकालना ही होगा। सभी को लगता है कि मेरे अंदर के डर की वजह वो यशवंत मल्होत्रा है, और कुछ हद तक ये सच भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच तो ये है कि मेरे बच्चे को सबसे ज़्यादा खतरा तो मेरी माँ के भाई से है, ना कि यशवंत मल्होत्रा से। क्या मेरी माँ इस बार यकीन करेगी कि उनके पापा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अब वो यहाँ पर आयशा मारवा ये सब सोचकर अपनी ही सोच में थी कि तभी उनके रूम का दरवाज़ा फिर से नॉक होने लगता है। रूम के दरवाजे की आवाज़ को सुनते ही आयशा कहती है, अब कौन हो सकता है? क्या स्वाति ही वापस आई है? ये कहते हुए ही वो वहाँ से दरवाजे की तरफ बढ़कर अब उसे खोलने लगती है। यहाँ पर आयशा मारवा ने जैसे ही दरवाजे को खोला तो सामने यहाँ पर किंग खड़े थे। अपने पापा को देखकर अब आयशा मारवा कहती है, आप कहीं जा रहे हैं? आयशा की इस बात पर अब किंग ने कहा, हाँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है आयशा, इसलिए मैं यहाँ से अभी के लिए जा रहा हूँ। मैं बस ये कहने के लिए आया था कि तुम अपना ख्याल रखना। और एक बात आयशा, तीनों बच्चे यहीं पर ही हैं। वो अपने रूम में बोर हो रहे हों तो उन्हें नीचे रिया के रूम में लेकर चली जाना। वैसे कहाँ है वो झांसी की रानी? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। इस बात पर अब यहाँ पर आयशा ने कहा, आप स्वाति की बात कर रहे हैं क्या? अब आयशा की ये बात सुनते ही किंग ने कहा, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उस झांसी की रानी को कहना कि वो यहाँ पर रिया को संभाले। इस बात पर अब अवंतिका, जो कि अभी वहीं पर ही थी, वो अब कहती है,
मैंने खामखा आज अपनी बेटी को डांट दिया। मुझे इस तरह से उसे डांटना नहीं चाहिए था। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर इन किंग का और मेरी बेटी का क्या रिश्ता है। सच में कई बार तो ये दोनों मुझे टॉम एंड जेरी लगते हैं, जो एक दूसरे के बिना काम भी नहीं कर पाते और एक दूसरे से लड़े बिना नहीं रह पाते। इधर वो यहाँ पर ये सब सोच ही रही थी। इधर आयशा से मिलने के बाद अब किंग भी वहाँ से निकल जाते हैं। तो वही आयशा भी उनके जाने के बाद सोचती है वैसे उनकी बात तो सही ही है। एक काम करती हूँ, मैं रिया के रूम में जाकर देखती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर पापा भी यहाँ से जा रहे हैं तो हमें ही अब बच्चों को संभालना होगा। यही सोचकर अब आयशा वहाँ से रिया के कमरे की तरफ निकल जाती है। तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में मारवा हाउस में एक शख्स अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा के कमरे में खड़ा था। वो अब अपने पाँव को कबर्ड के पास लेकर जाते हुए ही अब उसे खोल कर अब वो कुछ ढूंढने लगता है और वो साथ में ही अब अपने मन में ही कह रहा था आज मुझे हर हाल में उस चीज को ढूंढना ही होगा जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब चाहे जो भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। और ये कहते हुए ही जब उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता तो वो भी एक बार फिर से वहाँ से निकल जाती है। जब यहाँ पर बाथरूम का दरवाजा खुला तो इधर सुहासिनी मारवा अपने रूम में आकर कहती है कौन है यहाँ पर, क्योंकि उस समय जब वो यहाँ पर अपने कमरे में नहीं थी तब कोई औरत उनके कमरे में घुसकर अब यहाँ पर उनके कमरे में छानबीन कर रही थी। और ये कहते हुए ही सुहासिनी मारवा अब अपने पूरे ही रूम में देखने लगती है। तो जब सुहासिनी मारवा ने यहाँ पर अपने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन उसे संदेह हो चुका था कि यहाँ पर जब वो बाथरूम में थी तो जरूर कोई ना कोई तो उनके कमरे में था। इसलिए वो अब अपने ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर अब वो यहाँ पर रेडी होने लगती है कि तभी उनके रूम का दरवाजा अब नॉक हुआ। दरवाजे की आवाज को सुनते ही अब सुहासिनी मारवा दरवाजे के पास जाकर जब उसे खोल देती है तो यहाँ पर सामने अनिका खड़ी थी। अनिका को देखकर अब वो कहती है क्या हुआ है अनिका, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रही हो। इधर अनिका जिसकी नज़र सुहासिनी मारवा के रूम में रखे एक बड़े से फ्लावर वॉस के पीछे थी जहाँ पर एक शख्स छिपा हुआ था। अब उस छिपे हुए शख्स को देखकर अब अनिका कहती है वो मिस्टर मारवा की तबीयत खराब है दादी माँ, आप प्लीज मेरे साथ चलिए ना, वो आपको ही याद कर रहे हैं। अब अनिका के मुंह से ये सुनते ही सुहासिनी मारवा अब अपना सारा काम वहीं पर छोड़कर अब वो जल्दी से अनिका के रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं उसके जाने के बाद अनिका अब अपने हाथ के इशारे से अब उस शख्स को भी वहां से जाने के लिए इशारा देती है। यहाँ पर अपना काम करने के बाद वो सुहासिनी मारवा के पीछे जाने लगती है, क्योंकि यहाँ पर अनिका बस इस शख्स को ही सुहासिनी मारवा की नज़रों से मानो बचाने के लिए ही आई थी। इधर अपने रास्ते को क्लियर होता हुआ देखकर वो शख्स वो भी अब वहाँ से सबकी नज़रों से खुद को बचाते हुए वहाँ से निकल जाती है। तो वहीं अब तक सुहासिनी मारवा भी रोहित के रूम में पहुँच जाती है। और जब वो यहाँ पर रोहित के रूम में जाती है तो रोहित वहाँ पर अपने बेड पर सो रहा था। रोहित को सोता हुआ देखकर अब वो अपने हाथ को अब राहुल के माथे पर रख कर देखती है तो उसे सच में यहाँ पर बहुत ही तेज बुखार था। जब यहाँ पर रोहित के माथे को देखकर जब उसे यहाँ पर बुखार फील हुआ तो वो यहाँ पर सामने खड़ी अनिका से कहती है कैसी डॉक्टर हो तुम अनिका, अरे अपने पति का भी ख्याल नहीं रख सकती हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि रोहित यहाँ ताप फीवर में कितना तड़प रहा है। इस बात पर अब अनिका कहती है वो मैंने इन्हें मेडिसिन दे दी है दादी माँ, और सर्वेंट से इनके लिए सूप बनाने के लिए भी कहा था। इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है तुम अपना काम करो, अभी मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को अभी यहाँ पर मेरी बहुत ही ज़रूरत है। ये जब छोटा था जब भी इसे फीवर हो जाया करता था तो तब भी इसे मैं संभालती थी। अब जब तक ये ऐसे सो रहा है तब तक मैं इसके पास बैठती हूँ, अगर तुम्हें अपना कोई भी काम हो तो तुम जाकर अपना काम कर सकती हो। अब ये बात सुनते ही यहाँ पर अनिका कहती है जी दादी माँ, और वो ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है।